अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सगीर अहमद। होप यू आर डूइंग वेल। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें रमज़ानुल मुबारक की और अपनी नेमतों की तमाम बरकतें अता फ़रमाएँ, आमीन। आज हम इंशाल्लाह कैथोडिक प्रोटेक्शन फ़ील्ड सर्वेज़ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथोडोलॉजी एक्सटर्नल कोरोजन डायरेक्ट असेसमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि कोरोजन कंट्रोल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ईसीडीए मेथोडोलॉजी को डिटेल से डिस्कस करने से पहले थोड़ा एक्सटर्नल और इंटरनल कोरोजन का रिव्यू कर लेते हैं, जिससे ईसीडीए कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहेगी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन में दो तरह की कोरोजन होती है, इंटरनल कोरोजन और एक्सटर्नल कोरोजन। Internal corrosion of buried pipelines depend on composition, temperature, pressure, and flow regime of the product fluid. पाइपलाइन के अंदर जो प्रोडक्ट फ्लो हो रही है उसकी कंपोजिशन, टेम्परेचर, प्रेशर और फ्लो रिजीम से मुराद है फ्लो पैटर्न, जो कि प्रोडक्ट का फ्लो पैटर्न पाइपलाइन के अंदर वेरी कर रहा होता है, या हम स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट के फ़्लो की डिटेल भी इसको कह सकते हैं। अब पाइपलाइन प्रोडक्ट में मोस्टली क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस फ़्लो होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और डिफरेंट बैक्टीरिया और पानी ज़रूर पाया जाता है। और फ्लो वेरी होने की वजह से कुछ जगह पर क्रोसिव मटेरियल स्टे भी कर जाता है, जिसको लिक्विड होल्ड अप पॉइंट कहते हैं। लिक्विड होल्ड अप लोकेशंस को इंशाल्लाह आईसीडीए के दौरान डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक्सटर्नल कोरोजन। एक्सटर्नल कोरोजन ऑफ पाइपलाइन मोस्टली डिपेंड ऑन क्रोसिव सॉइल, क्रोसिव एनवायरनमेंट, पाइपलाइन स्ट्रक्चर एंड कोटिंग डैमेजेस। एक्सटर्नल कोरोजन पाइपलाइंस पर ज़्यादातर क्रोसिव सॉइल, यानी जो सॉइल लो रेजिस्टिव होती है वो ज़्यादा क्रोसिव होती है, उसकी वजह से होती है। क्रोसिव एनवायरनमेंट, जिसमें हाइड्रोजन जिसका बिहेव एसिडिक होता है और ऑक्सीजन जो कि पाइपलाइन को डीपोलराइज करती है, उसकी वजह से होती है। और पाइपलाइन स्ट्रक्चर पे लोकल एनोडिक और कैथोडिक लोकेशंस होती हैं, जिनकी वजह से लोकलाइज्ड एक्सटर्नल कोरोजन होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल कोरोजन की बड़ी वजह कोटिंग डैमेजेस हैं, क्योंकि कोटिंग को अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। कोटिंग डैमेजेस अगर ना हो तो हमारा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट से एक्सपोज ही नहीं होगा और एक्सटर्नल कोरोजन ड्यू टू सॉइल एंड एनवायरनमेंट नहीं हो सकेगी। नीचे डायग्राम में एनवायरनमेंट एक्सटर्नल कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को दिखाया गया है। ड्यूरिंग पाइपलाइन लेइंग, पाइपलाइन के बॉटम वाली सॉइल जो कि कम्पैक्ट सॉइल होती है, जबकि जिस सॉइल से बैकफिल किया जाता है वो नरम सॉइल होती है, जिसमें ऑक्सीजन पेनिट्रेट कर जाती है, जबकि बॉटम वाली सॉइल कम्पैक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती या बहुत कम होती है। तो पाइपलाइन का बॉटम एनोड बन जाता है और जिन हिस्सों तक, यानी टॉप 12 o'clock जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वो कैथोड बन जाता है और एक्सटर्नल कोरोजन का बायस बनता है। यही वजह है सबसे ज़्यादा डिफेक्ट या कोटिंग डैमेजेस पाइपलाइन के बॉटम पर पाए जाते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल कोरोजन के रिव्यू के बाद मेन टॉपिक ईसीडीए एक्सटर्नल कोरोजन डायरेक्ट असेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ईसीडीए स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल कोरोजन डायरेक्ट असेसमेंट। ECDA is a process of external corrosion direct assessment which is applicable। ECDA कौन से स्ट्रक्चर, मेटल स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है? फॉर बरेड ऑन शोर फेरस पाइपिंग सिस्टम। ECDA
is a continuous improvement process through successive application. ECDA should identify and address locations at which corrosion activity has occurred, is occurring, or may occur. ECDA ये मेथडोलॉजी अंडरग्राउंड फेरस मेटल स्ट्रक्चर यानी जिसमें आयरन हो वो क्रोसिव हो सके और मकनातीसी खसूसियात पाई जाती हों, ऐसे मेटल्स के लिए ये टेक्निक एप्लीकेबल है। ईसीडीए मेथडोलॉजी का मकसद पाइपलाइन पर ऐसी लोकेशंस को एड्रेस करना है जहां पर क्रोजन एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है या मुस्तकबिल में होने वाली है। ईसीडीए इज़ 4 स्टेप मेथडोलॉजी। ईसीडीए मेथडोलॉजी 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें पहला स्टेप प्री असेसमेंट है, दूसरा स्टेप इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन है, तीसरा स्टेप डायरेक्ट एग्जामिनेशन है और चौथा स्टेप पोस्ट असेसमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ईसीडीए के चारों स्टेप्स को डिटेल से समझेंगे। प्री असेसमेंट जो कि प्रायर टू परफॉर्म ईसीडीए एक्टिविटी हमें कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ प्री असेसमेंट इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन टूल सिलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें डीसीवीजी, पीसीएम, एसीवीजी या सिप सर्वे देखा जाता है कि कौन से हमें मिनिमम 2 इंस्पेक्शन टूल सिलेक्ट करने होते हैं कि 2 सर्वे हम परफॉर्म करते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन टूल, जो इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन से हमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं तो उसकी मदद से देखा जाता है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो क्रिटिकल हैं, तो उनको फर्दर बेल होल इंस्पेक्शन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और चौथे स्टेप यानी पोस्ट असेसमेंट के दौरान, पोस्ट असेसमेंट में सारे एनालिसिस के बाद डिसीजन मेकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 3 स्टेप्स और फ्यूचर प्लान बनाया जाता है और री असेसमेंट इंटरवल को डिटरमाइन किया जाता है। इंशाल्लाह इन सब चारों स्टेप्स की डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ईसीडीए के चारों स्टेप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।